नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो आज फिर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। शशि शेखर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक, चिंतक और लेखक। जितेंद्र चौरसिया जी हम लोगों के साथ में और एक खास मेहमान को आज हम लोगों ने आमंत्रित किया है, संकेत राजन जी हैं। संकेत हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कानून के जानकार हैं और इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया हुआ है और ख़ासतौर से अरविंद केजरीवाल जी की आज पेशी है राउज़ एवेन्यू कोर्ट में। सीबीआई ने उनको आनन-फानन में रातों-रात गिरफ्तार किया तिहाड़ जेल जाकर के और कोर्ट में पेश किया। 3 दिन की रिमांड उनको दी गई और 3 दिन की रिमांड के बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बहुत जगह से तमाम सारे विजुअल्स आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने देश भर में बड़ा प्रोटेस्ट किया और इस बार लगता ये है कि आम आदमी पार्टी पूरे जोश व खरोश के साथ इस आंदोलन को एक बड़ा व्यापक आंदोलन आज की तारीख में तो कम से कम बनाती हुई दिखाई दे रही है। शशि भाई, संकेत जी हम लोग के साथ में, जितेंद्र भाई, जो हम लोगों के क्वेरीज़ हैं, जो हम लोगों के मन में जिज्ञासा है, वो समझ लेते हैं। तो पहले मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ संकेत भाई कि ईडी ने जो गिरफ्तार किया था और उसको लेकर के जो चल रहा है इसमें, इतना टिपिकल केस कैसे हो जाता है कि इसमें ज़मानत मिलना इतना मुश्किल हो जाता है और ज़मानत के लिए मुश्किल होती है और सीबीआई और ईडी के केस की अगर तुलना करें, तो इसको आप कैसे देखते नमस्कार, आप सभी को नमस्कार और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जब पीएमएलए या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी केस होता है, तो अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस को देखेंगे तो वहाँ 2 पहलू होते हैं उसके, कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस को अगर आप समझेंगे पीएमएलए एक्ट के तहत, तो जो सेक्शन 3 मनी लॉन्ड्रिंग का है, पीएमएलए एक्ट का है, वो बताता है कि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का अगर ऑफेंस होगा, तो उसके पहले एक अलग क्रिमिनल ऑफेंस भी होना ज़रूरी है, जिससे आपने अगर कोई प्रॉपर्टी अर्जित की, जिसे हम अगर कानून के शब्दों में कहें, तो हम उसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोलते हैं, कि अगर हमने एक क्रिमिनल एक्टिविटी की, उससे एक प्रोसीड ऑफ क्राइम जनरेट हुआ, अगर आपने उस प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी कि उस प्रॉपर्टी से कुछ भी लेन-देन, जैसे उस प्रॉपर्टी को छुपाना या उसका पोज़ीशन रखना, एक्विज़िशन रखना, या उसे अगर वो ब्लैक मनी है तो आपको उसको व्हाइट की तरह कन्वर्ट करना या इस्तेमाल करना करते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। तो जैसा कि आपने जैसे 2 चीज़ें पूछी, पहला तो एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बेल इतना मुश्किल क्यों होता है? उसके लिए समझने के लिए हमें पहले पीएमएलए के सेक्शन 45 को समझना पड़ेगा। उसके बाद हम इस बात पे आ सकते हैं कि पीएमएलए और ये जो सीबीआई वाला केस है, ये दोनों में अंतर क्या है? तो जो पीएमएलए एक्ट है, उसके अगर आप सेक्शन 45 को देखेंगे, सेक्शन 45 में अगर आप देखने पे आपको मिलेगा, जिसे हम ट्विन कंडीशन के नाम से जानते हैं, कि सेक्शन 45 ये कहता है, जो देखो आम तौर पे जो एक साधारण हमारा क्रिमिनल लॉ है, वहाँ पे हमारी एक धारणा होती है या एक सिद्धांत होता है, जिसे हम कहते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जो पूरी दुनिया में या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, जो हमारे देश के भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक सेट प्रिंसिपल है, कि हम किसी भी आरोपी को, एक्यूज को तब तक निर्दोष मानेंगे जब तक कि वो दोषी साबित ना हो जाए, इनोसेंट अल्टिल प्रूवेड गिल्टी। लेकिन कुछ एक कानून ऐसे हैं, जिस कानून मतलब जिसके अंदर पीएमएलए भी आता है, जहाँ पे इस सिद्धांत के ठीक उलट काम हो रही है। यहाँ पे आप समझो कि आप पे आरोप लग गया पीएमएलए का, तो आपको दोषी मान लिया गया उसी समय। वहाँ पे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी पीएमएलए एक्ट में अगर आप सेक्शन 24 देखेंगे, जिसने बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि दोष को साबित करने का जो भार है, वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर नहीं है, वो आरोपी के ऊपर ही शिफ्ट कर दिया कि हैं? सेक्शन 24। आरोपी को खुद से अपने आप को निर्दोष साबित खुद करना है। जी, कि अगर आप पे ईडी ने केस कर दिया, एफआईआर यहाँ पे ईसीआईआर के नाम से जाना जाता है। अगर पीएमएलए का आपके ऊपर चार्ज लग गया, अगर आप आरोपी बन गए, तो अब सेक्शन 24 क्या कहता है कि अब आरोपी को साबित करना है कि उसने ये क्राइम नहीं किया है, उसने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस नहीं किया है। जबकि साधारणतः क्रिमिनल केस में क्या होता है कि मान लो आपके ऊपर मर्डर का चार्ज है, रेप का चार्ज है, डकैती का चार्ज है, तो प्रोसिक्यूशन ने आपके ऊपर केस किया आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में,
वहां पे क्या कानून हमारा कहता है कि प्रोसिक्यूशन का काम है कि वो प्रूव करे कि मैं दोषी हूँ, लेकिन पीएमएलए के केस में ये ठीक उल्टा है। तो जो सेक्शन 45 को आप देखेंगे तो सेक्शन 45 में दो कंडीशन दिए गए हैं, जो इस वजह से बेल बहुत ही मुश्किल बन जाता है इसमें, क्योंकि किसी भी जज के लिए उस ट्विन कंडीशन को लेकर अगर अपने आप को सेटिस्फाई करना हो तो वो लगभग कई बार नामुमकिन सा आपको लगता है, क्योंकि वो ट्विन कंडीशन क्या है कि उस ट्विन कंडीशन में ये है कि अगर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने आपके बेल को अपोज किया, जो साधारणतः हर प्रोसिक्यूशन करता है, तो आपको आरोपी को कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, यानी कि कोई आधार नहीं है इस बात को मानने का कि आप दोषी नहीं हो, यानी कि साबित आपको करना है। और दूसरा जो और हास्यास्पद है कि भविष्य में आप कोई और क्राइम नहीं करेंगे, कि द एक्यूज इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल, मतलब अगर जज ने आपको बेल दे दिया तो आप भविष्य में ऐसा कोई क्राइम नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन ले सकता है। दूसरा कि आपके पास मतलब कोई भी कोर्ट के पास रीजन नहीं होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड नहीं होना चाहिए कि आप किसी तरह से दोषी हो। तो अगर आप देखोगे तो बेल के जंक्शन पे या बेल के स्टेज पे, जो बहुत ही शुरुआती स्टेज होता है, जब समझो आपका ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, प्री ट्रायल का स्टेज है, जब आप बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, केस प्रोसिक्यूशन का है, केस ईडी का है, सबूत ईडी के हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी के हैं, बट साबित आपको करना है कोर्ट को कि कोर्ट के पास कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि आपने वो क्राइम नहीं किया। तो इस तरह से तो सेक्शन 45 आपको बेल मिलना बहुत ही मुश्किल बना देता है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री में भी जाऊं तो पीएमएलए एक्ट में जो पहले सेक्शन 45 हुआ करता था, तो 2017-18 के समय एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया था निकेश ताराचंद शाह के केस में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। हालांकि कुछ अंतर था उस समय कि 40 सेक्शन 45 असंवैधानिक है, लेकिन पार्लियामेंट क्या किया, इसी सरकार ने फिर से वो अमेंडमेंट लेके आए सेक्शन 45 में, कुछ वर्ड्स चेंज किया और उसके बाद फिर से इसे बरकरार कर दिया। फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया। विजय मंडल लाल चौधरी का एक जजमेंट आया है 2022 में, जिसमें इसे संवैधानिक बता दिया गया सेक्शन 45 को। तो अभी की जो वस्तु स्थिति है या अभी का जो लॉ है, वहां पे तो सेक्शन 45 में आपको बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब प्रोसिक्यूशन चाह रहा है कि आपको बेल ना मिले, तो उसके पास तमाम वजहें हैं कि कोर्ट को गुमराह कर सके या कोर्ट को ये ट्विन कंडीशन का हवाला देकर आपके बेल को रिजेक्ट करा सके। जी शशि भाई, आपका कोई सवाल इस पे? जितेंद्र भाई। जैसा मैं देख रहा हूँ संकेत जी सेक्शन 45 उसमें ये लिख रहा है कि बेल कैन बी ग्रांटेड टू एन अक्यूज्ड इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस ओनली इफ twin conditions are satisfied. There should be prima facie satisfaction that the accused has not committed the offence and that he is not likely to commit any offence while on bail. तो इसको जरा आप सिंप्लीफाई करते हैं कि जो बेल मिलने की शर्तें हैं वो क्या है। इसमें देखिए, बेल मिलने की शर्त अलग चीज होती है। बेल क्या होता है कि बेल एक बहुत ही साधारण चीज है। जब बेल मिलती है तब शायद शर्तें लगती हैं, लेकिन बेल किन कंडीशंस में दी जा सकती है? हाँ, जैसे आप मोटा मोटा ये समझें कि अगर किसी भी केस में, पीएमएलए का केस हो किसी और केस में, जब जज बेल दे रहा होता है तो जज किन चीजों को कंसीडर करता है या बेल कैसे देता है। तो जो मैं पहले भी कह रहा था, साधारण सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट में भी आया है, साधारणतः रूल क्या होता है, हम कहते हैं कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। जेल एक्सेप्शन है, जेल अपवाद है, बेल रूल होना चाहिए। यानी कि क्योंकि हम किसी भी आरोपी को हमें तो निर्दोष मानना है जब तक साबित ना हो जाए, तो बेल तो एक रूल की तरह मिलना चाहिए। लेकिन इस केस में जो आपने पूछा कि ट्विन कंडीशन है, वो ट्विन कंडीशन एक्चुअली कोर्ट के सेटिस्फेक्शन के लिए है। तो वो ट्विन कंडीशन जो मैंने पहले भी बताया कि 2 चीजें हैं कि पहला, कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको कि आप
आपने वो क्राइम नहीं किया है, जबकि केस आपका नहीं है, आपके ऊपर आरोप तो ईडी लगा रही है, आपके ऊपर आरोप तो प्रोसिक्यूशन लगा रहा है कि आपने एक क्राइम किया, तो साबित तो उन्हें करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो साबित आपको करना है। अरे ये नहीं है कि ट्रायल में साबित करना है, आपको बेल के स्टेज पे भी साबित करना है। ट्रायल में करना तो चलो एक समझ में आता है, लेकिन बेल के स्टेज पे जब आप आरोपी है, आप कैसे साबित कर पाओगे कि आप कोर्ट को कैसे सेटिस्फाई कर पाओगे कि आपके खिलाफ कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि कोर्ट मान ले कि आपने वो क्राइम नहीं किया। और दूसरा कि आपको अगर बेल कोर्ट ने दे दिया तो आप भविष्य में यू आर नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस। कोई भी कोर्ट इस चीज को नहीं मान सकता है कि अगर आप कोर्ट से बाहर आ गए बेल पे तो आप फ्यूचर क्राइम नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो इसे काफी मुश्किल और पेचीदा बना दिया गया है। जी संकेत भाई साहब, ये मेरा एक प्रश्न है कि जैसे भारतीय कानून में एक आम प्रचलित एक कथन है कि यदि 100 बेगुनाह को भी सजा माफ करनी पड़े 100 गुनाहगार की, तो एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो क्या पीएमएलए एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान है, ऐसी सोच क्या नहीं होती है कि इस प्रकार से उनको जो भी जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं उनके जो सबूत दिए गए हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने एक उनकी तरफ से भी बहुत सारे सबूत दिए गए हैं, तो क्या उस पे कोर्ट का एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं हो सकता कि चूंकि अरविंद केजरीवाल एक नेशनल फेस हैं और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जनता के प्रति उनका भावनात्मक जुड़ाव है, तो क्या एक ग्राउंड नहीं हो सकता उनकी बेल के लिए? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो आपने कहा कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि अब इस कानून का दुरुपयोग तो इसी बात पे हो रहा है कि अगर आप ईडी के सामने ये क्वेश्चन रखते हैं तो वो तो कहेंगे कि देखो अभी सजा कहाँ मिल रही है, ये तो अंडर ट्रायल है, अभी तो साबित कहाँ हुआ, ट्रायल कहाँ हुआ। तो अभी तो सारा मामला इस बात पे फंस रहा है कि बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो सेक्शन 45 उसे डिफिकल्ट बना देता है। हालांकि आप अगर अभी जो राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो बेल मिला, अगर आप उस ऑर्डर को देखेंगे तो उसमें भी जज ने इसी बात का उल्लेख किया कि किसी को भी अगर निर्दोष 100 गुनहगार को आप छोड़ दो, लेकिन किसी निर्दोष को बिना वजह या बिना किसी सबूत के आप जेल पे नहीं रख सकते, क्योंकि सिर्फ एक कानून है जो बेल को मुश्किल बना देता है। और ये भी गलत है कि आप किसी को बहुत लंबे समय तक बिना ट्रायल किए, बिना दोषी बनाए या कन्विक्ट किए आप जेल पे कब तक रख सकते हैं। तो इसीलिए तो बेल को सुप्रीम कोर्ट ने बार बार रूल कहा है और जेल को अपवाद कहा है कि जब कोई अंडर ट्रायल है तो उसका रहना जरूरी नहीं है। कुछ एक कंडीशंस होते हैं जो बेल देने के समय जज देखती है कि कोई भी जज ये देखेगा कि उस इंसान का कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है, यानी कि वो भाग नहीं सकता हो या वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो दिल्ली के वो चुने हुए मुख्यमंत्री है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर। तो अगर कोई ऐसा प्रतिष्ठित इंसान है जिसे जनता ने चुना है, वो भी 3-3 बार चुना है, वो इंसान फ्लाइट रिस्क नहीं है आपके लिए। उसका तो हर कदम, हर मूवमेंट गवर्नमेंट की नजर में होता है, सिक्योरिटी एजेंसी के नजर में होता है कि वो इंसान किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है। तो वो कैसे विटनेस को टेम्पर कर देगा। और इस केस में अगर आप देखोगे दिल्ली शराब पॉलिसी के केस में, तो ये 2022 से इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो 2 साल पर्याप्त समय होता है किसी भी एजेंसी के लिए सारा तहकीकात करने का। और ऑलरेडी ईडी ने बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर लिया, तमाम रेड कर लिए, तो अब ऐसा कुछ बचा नहीं है सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है, सारे गवाहों के बयान मौजूद है। तो जब गवाहों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं बन रही, चुना हुआ मुख्यमंत्री कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है, तो फिर बेल नहीं देने का कोई वजह भी नहीं बनता है। तो इन सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने रीजन्ड एंड डिटेल ऑर्डर के साथ उन्हें बेल ग्रांट किया था। क्योंकि हाईकोर्ट ने अभी उस बेल के ऑपरेशन पे स्टे कर दिया है, तो इसलिए मुख्यमंत्री बाहर नहीं आ पाए, वरना तो उन्हें बेल मिल चुका है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री को भी झारखंड हाईकोर्ट ने एक डिटेल जजमेंट के साथ बेल दे दिया है ईडी के केस में। संजीव भाई शायद कोई सवाल लेना चाह रहे हैं आप ये संकेत जी, ये जो चर्चा आ रही थी कि
राउज एवेन्यू कोर्ट से जो जज ने बेल दिया था और उनका स्टेटमेंट था कि इतने डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं कि उनको पढ़ने का वक्त नहीं है, तो क्या ये सही है और उस बेल का ग्राउंड क्या था? देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट के जो ऑर्डर को अगर आप देखोगे, बेल के ऑर्डर को अरविंद केजरीवाल जी के, तो उसमें एक पैराग्राफ है जहां जज ने इस बात को उल्लेख कर दिया है कि क्योंकि बेल जो स्टेज होता है वो प्री ट्रायल का स्टेज होता है, वो स्टेज नहीं है जहां कोर्ट सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से एग्जामिन कर सके। एक प्राइमा फेसाई ओपिनियन बनाना होता है, प्रथम दृष्टया ओपिनियन, कि ये मामला आरोपी ने सचमुच वो क्राइम किया है या नहीं किया है। तो कोर्ट ने सिर्फ अपने एक पैराग्राफ में इस बात को उल्लेख कर दिया कि क्योंकि इस केस में हजारों पेज का दोनों पार्टी के सबमिशंस और डॉक्यूमेंट्स हैं जो हजारों पेजों की संख्या में है, तो इतना कोर्ट के पास अभी समय नहीं है, ना कोर्ट को ये लगता है कि बेल के स्टेज पे कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम इन डॉक्यूमेंट्स को या इन सबमिशंस को एग्जामिन नहीं करेंगे। बहुत ही डिटेल्ड आर्गुमेंट्स हुए थे दोनों पक्ष की तरफ से, ईडी की तरफ से भी और बचाव पक्ष की तरफ से भी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभी सारे डॉक्यूमेंट्स को हम कंप्लीटली एग्जामिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बेल के स्टेज में ये इसकी जरूरत नहीं है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में एग्जामिनेशन करें। लेकिन उसी ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो ईडी के भी ग्राउंड्स, सारे ग्राउंड्स को मेंशन किया गया कि उनको क्यों वो इस बिल को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और उनके क्या क्या ग्राउंड्स हैं, और डिफेंस के भी काउंसिल के सारे ग्राउंड्स को ऑर्डर में उन्होंने लिखा है डिटेल में। उसके बाद जज ने ये ओपिनियन बनाया है कि इस केस में बेल दिया जा सकता है। तो आपके पास समय का अभाव है, जल्दी जल्दी से एक दो सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि अब राजनीतिक सवाल आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि आप भी ऑफिसर ऑफ इन कोर्ट हैं, ऐसा माना जाता है, तो राजनीतिक सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, हम लोग अपनी चर्चा कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक बार एक डिस्कशन में शायद आपने ही बताया था कि सीबीआई की संवैधानिकता पर भी बात हो सकती है कि वो संवैधानिक है या नहीं, इस पे हम लोग बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अब एक चीज मैं ये समझना चाहता हूँ कि रातों रात इस तरह से सीबीआई ने जाकर के तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, क्या ऐसा कोई प्रावधान कानून में है इस तरह का कि कोर्ट जो आदमी ऑलरेडी न्यायिक हिरासत में, उसको फिर से एक बार बिना जुडिशियल कस्टडी के आप उसको अरेस्ट कर लें? नहीं, ये देखिए, कानूनन तो ये संभव है। मेनली मैं आपको जो कह रहा था कि आप मनी लॉन्ड्रिंग का अगर केस देखेंगे किसी भी पीएमएलए केस में, तो एक और केस होगा ही होगा, क्योंकि अगर कोई दूसरा क्रिमिनल केस नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग हो भी नहीं सकता। मनी लॉन्ड्रिंग केस तभी बनेगा जब एक ऑलरेडी क्रिमिनल केस हो, चाहे वो कोई भी धारा में हो। जैसे दिल्ली लिकर पॉलिसी के केस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत करप्शन का मैटर दर्ज हुआ, जो सीबीआई जिसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और उसके बेसिस पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ, मोटा मोटा ये होता है। तो जो सीबीआई का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस है, इन्होंने उस केस में अभी अरविंद जी को कुछ जो अभी 3-4 दिन पहले उन्हें हिरासत में लिया है, उसके पहले उसका अरविंद जी को ना उन्होंने एक्यूज बनाया था, ना उस केस में कोई चर्चा थी। लेकिन जैसे उनको आभास हुआ कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, वहां एक संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के स्टे को हटा सकता है, और अगर हाई कोर्ट का स्टे अगर हटता है तो राउज एवेन्यू कोर्ट का बेल बरकरार हो जाएगा और अरविंद जी हिरासत के बाहर आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हिरासत से में उनको कंटिन्यूएशन में रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि अब सीबीआई का जो केस है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, अब उसमें उन्होंने हिरासत मांगी है कि बाद में वो इन्हें एक्यूज बना सके और उस केस में कुछ दिन और इन्हें हिरासत में रख सके, कि अगर आपको ईडी के केस में बेल मिल भी गया और वो सुप्रीम कोर्ट से बरकरार भी हो जाएगा हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को सेट असाइड करने के बाद, तो सीबीआई के केस में आप अरेस्ट में बने रहेंगे, आप जेल में बने रहेंगे। इस तरह से वो देखो, ये तरह तरह की लॉ के अंदर जो तमाम लूप होल्स हैं उसको यूज करके वो किसी न किसी बहाने से ये एक राजनीतिक वेंडिटा कह सकते हैं जिससे आप रखना चाहें। अदरवाइज अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना था तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो मार्च से ही जेल में है, तो सीबीआई तो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन तो उसी समय से कर सकती थी, उसी समय कस्टडी ले सकती थी। ऐसी क्या बात हुई कि कस्टडी
सीबीआई उसी समय ले रही है जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल ग्रांट हो चुका है, तो उनको लग रहा है कि कस्टडी से बाहर आ सकते हैं, ये बेल पे बाहर आ सकते हैं, उस समय वो दूसरे केस में कस्टडी ले रहे हैं। अगर सीबीआई इतनी ही उत्सुक थी या उसे लगता था कि इस केस में अरविंद केजरीवाल के पहलू की भी जांच होनी है, तो ये जांच तो वो मार्च से भी कर सकते थे। उसके लिए वो इस केस में बेल होने का इंतजार कर रहे थे क्या? बिल्कुल। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी इसके पीछे हो सकता है, चूँकि संकेत जी से हम लोगों ने समय लिया था, उसमें अभी 1 मिनट बाकी है। पूरे समय का सदुपयोग करेंगे। अगर कोई सवाल जितेंद्र जी या शशि भाई आपके पास हो तो कर लीजिए, वरना फिर एक सवाल मैं कर लेता हूँ। तो अब मैं एक अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि सपोज़ ईडी वाले केस में अब 2 चीज़ें हो गई कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक केस अलग चल रहा है जो सीबीआई परस्यू कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग का इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस बनता है उसको परस्यू कर रही है ईडी। सपोज़ कि ईडी अगर उनको बेल दे देती है, तो सीबीआई से बेल लेने के लिए फिर इतनी ही मशक्कत करनी पड़ेगी और वैसे इतना मुश्किल तो मेरे ख्याल में नहीं होगा सीबीआई से बेल मिलना सीबीआई के मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन क्या प्रक्रिया फिर से वही स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर जो ईडी वाले मामले में जमानत मिल जाती। दूसरा कि अभी गिरफ्तारी को चैलेंज किया हुआ है जिसका फैसला रिजर्व है। अगर ये गिरफ्तारी ही अवैध क्योंकि इसका फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट से। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाता है कि ईडी की गिरफ्तारी ही अवैध थी, तो क्या सीबीआई का ये जो मैटर है वो कंटिन्यू रहेगा या ये भी क्वैश हो जाएगा? नहीं, तो इसमें 2 सवाल है। पहला कि अगर ईडी वाला बेल बरकरार हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट के स्टे को सेट असाइड करता है, तो सीबीआई के केस में अलग से बेल अप्लाई करना पड़ेगा। सीबीआई का एक बिल्कुल ही अलग केस है। ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत केस करती है और सीबीआई ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस किया हुआ है। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर वो कस्टडी में लेते हैं और उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया है, तो उसका बेल का फिर से आपको सीबीआई के कोर्ट में राउज एवेन्यू में ही बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और वही तरीका है। अगर वहाँ बेल मिल जाता है, नहीं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उस केस में आपको एक पूरी जर्नी तय करनी पड़ेगी। हालांकि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो गाइड होता है हमारे सीआरपीसी से, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से, जहाँ पे जैसे आईपीसी के ऑफेंसेस में बेल का प्रावधान होता है, वैसे ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बेल का प्रावधान होता है जो सीआरपीसी के सेक्शन 439 से डील होगा। तो वहाँ पे ये ट्विन कंडीशन का मसला नहीं है, वहाँ पे ये सारी चीजें नहीं है, तो वहाँ पे साधारणतः बेल पीएमएलए से आप कह सकते हैं कि सीधा नहीं है। और दूसरी बात, दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल मेरा ये था कि अगर तो आपने क्लियर कर दिया कि दोनों केस अलग-अलग हैं। मैंने कहा था कि अगर वो जो अरेस्ट रिजर्व की फैसला में अरेस्ट अगर क्वैश हो जाता है कि वो अरेस्ट के हाँ, लिए हाँ, इलीगल होता है कि वो अरेस्ट इलीगल है, तब क्या सीबीआई वाला चलेगा? तो आपने तो उसको क्लियर कर दिया कि दोनों अलग-अलग केसेस हैं, दोनों का अलग-अलग मामला रहेगा। तो संकेत जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। उम्मीद करेंगे कभी आपसे तफ़सील से इस मैटर पे बात करें और एक मुझे अभी याद है कि आपके साथ एक अभी एपिसोड हम लोगों को करना बाकी है जिसमें बात हुई थी सीबीआई की संवैधानिकता को लेकर के। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपने जॉइन किया। ठीक है। नमस्कार। मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।